कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खौफनाक मंजर से। स्क्रीन पर हम 17 साल की एक मासूम लड़की एना निक्स को देखते हैं जो अपने ही घर में बहुत डरी हुई है। बाहर तूफान है पर घर के अंदर उससे भी बड़ा तूफान आने वाला है। एना का सौतेला पिता जो नशे में पूरी तरह अंधा हो चुका है, वो दरवाजा तोड़कर उसके कमरे में घुस आता है। वो दरिंदा एना को बिस्तर पर पटक देता है और कहता है, तुम और तुम्हारी पागल मां अब एक अच्छी लड़की की तरह मुझे मजे दो। एना अपनी जान बचाने के लिए चीखती है और उसे जोर से धक्का देती है। बदकिस्मती से वो आदमी पीछे गिरता है और उसका सिर लोहे के कोने से जा टकराता है। एक ही पल में सब खत्म हो जाता है। वो मर चुका है। एना ने ये जानबूझकर नहीं किया था, पर कानून की नजर में वो अब एक कातिल थी। पुलिस एना को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में एना रोते हुए जज से कहती है कि उसने बस खुद को बचाया था, पर जज उसकी एक नहीं सुनते। फैसला आता है। एना निक्स को 4 से 9 साल की सजा सुनाकर जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर यानी बच्चों की जेल भेज दिया जाता है। 17 साल की उम्र में एना की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जेल पहुंचते ही एना का सामना वहां की कड़वी सच्चाई से होता है। वहां का माहौल इतना गंदा है कि देखकर ही रूह कांप जाए। महिला गार्ड्स एना को लाइन में खड़ा करती हैं और बहुत ही गंदे तरीके से उसकी तलाशी ली जाती है। फिर एंट्री होती है इस जेल के वार्डन फ्रैंक ब्राउन की। फ्रैंक अपनी भारी आवाज में कहता है, आज से तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा या मेरा स्टाफ कहेगा। यहां तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम सिर्फ एक नंबर हो। एना को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता है जहां उसकी सेलमेट जीनी मिलती है। एना जब जीनी से पूछती है कि वो यहां कब से है, तो वो कहती है 5 साल 5 महीने और 22 दिन। अगली सुबह एना की मुलाकात जैन से होती है जो उसे जेल के खतरों से आगाह करती है। तभी वहां की सबसे खतरनाक लड़की कोडी अपनी गैंग के साथ आती है। कोडी एना को दबाने की कोशिश करती है, पर एना डरती नहीं और कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनते ही कोडी का गुस्सा आसमान पर चढ़ जाता है। वो एना को एक ऐसी जगह ले जाती है जहां कैमरा नहीं होता, जिसे वो ब्लाइंड स्पॉट कहती है। वहां कोडी और उसके लोग एना को बहुत बुरी तरह पीटते हैं। बेचारी एना खून से लथपथ वहीं पड़ी रह जाती है। घायल एना को वार्डन फ्रैंक अपने ऑफिस बुलाता है। वो बड़ी चालाकी से हमदर्द बनने का नाटक करता है और कहता है, यहाँ 200 से ज्यादा खतरनाक लड़कियां हैं, पर मैं तुम्हें बचा सकता हूं। एना पूछती है, कैसे? तो फ्रैंक अपना असली चेहरा दिखाते हुए कहता है, उसके लिए तुम्हें बस मुझे खुश करना होगा। एना को समझ आ जाता है कि वो एक नर्क से निकलकर दूसरे नर्क में फंस गई है। बेबसी में वो खामोश रह जाती है। जेल की क्लास में कोडी फिर से एना को परेशान करती है, पर एना अब टूटने लगी है। फ्रैंक उसे फिर से अपने ऑफिस बुलाता है और उसे नशा ऑफर करते हुए धमकाता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर देगा। 30 मिनट के खत्म होते होते हम देखते हैं कि एना ने नशा लेना शुरू कर दिया है ताकि वो इस दर्द को भुला सके। वो जैन को बताती है कि वो पहले सेलो बजाती थी और वही एक चीज थी जो उसे सुकून देती थी, पर अब एना के दिल में सिर्फ एक ही चीज जल रही है और वो है बदले की आग। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एना की मुलाकात जेल के विजिटिंग रूम में उसकी मां से होती है। एना को उम्मीद थी कि उसकी मां उसे इस नर्क से निकालने में मदद करेगी, लेकिन यहाँ उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। उसकी मां उसे ही अपने सौतेले पिता की मौत का जिम्मेदार ठहराती है और उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। एना को अब समझ आ चुका है कि बाहर की दुनिया में भी उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। वो टूट कर बिखर जाती है और वापस अपने सेल में आकर पागलों की तरह हंसने लगती है। यह हंसी नहीं बल्कि उसके अंदर की मासूमियत की मरने की आभास थी। एना पूरी तरह से वार्डन फ्रैंक के चंगुल में फंस चुकी है। फ्रैंक उसे अपनी जागीर समझने लगा है। वो आए दिन एना को अपने ऑफिस बुलाता है और उसका शोषण करता है। बदले में वो एना को भारी मात्रा में ड्रग्स देने लगता है ताकि एना को होश ही ना रहे कि उसके साथ क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि एना नशे की आदी हो चुकी है और उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। उसकी दोस्त जैन उसे बार बार चेतावनी देती है कि एना, फ्रैंक तुम्हें जिंदा लाश बना रहा है, इस नशे को छोड़ दो, पर एना अब किसी की नहीं सुनती। जेल के अंदर एक झगड़े के बाद फ्रैंक एना को सबक सिखाने के लिए उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी काल कोठरी में डाल देता है। वो एक छोटा सा अंधेरा कमरा है जहां ना हवा है ना ही रोशनी। यहाँ एना की मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। उसे दीवार पर अपने मरे हुए सौतेले पिता का चेहरा और कोडी का साया नजर आने लगता है। फ्रैंक बाहर से खड़ा होकर उसे तड़पते हुए देखता है और मुस्कुराता है। वो चाहता था कि एना पूरी तरह से उसके कदमों में गिर जाए और अपनी पहचान भूल जाए,
इसी बीच जैन को फ्रैंक के एक बड़े राज का पता चल जाता है। उसे पता चल जाता है कि फ्रैंक जेल के अंदर लड़कियों का इस्तेमाल करके ड्रग्स का धंधा चला रहा है। जैन तय करती है कि वो बाहर के अधिकारियों को ये सब बता देगी, लेकिन फ्रैंक को इसकी भनक लग जाती है। एक रात फ्रैंक के पालतू गार्ड्स जैन की सेल की तलाशी लेते हैं और वहां जानबूझकर ड्रग्स रख देते हैं। जैन चिल्लाती रहती है कि वो बेगुनाह है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। फ्रैंक उसे घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में ले जाता है और उसे बुरी तरह मारता है। अगले दिन सुबह जेल में मातम छा जाता है। खबर आती है कि जैन ने सुसाइड कर लिया है। एना जब जैन की लाश देखती है तो उसका दिल दहल जाता है। वो जानती थी कि जैन कभी खुदकुशी नहीं कर सकती थी। जैन की मौत ने एना के अंदर सुलगती आग को ज्वालामुखी बना दिया। अब वो समझ चुकी थी कि रोने से कुछ नहीं होगा, उसे अब खुद दरिंदा बनना होगा। एना कोडी के पास जाती है जो कभी उसकी दुश्मन थी और उससे हाथ मिला लेती है। वो कोडी से कहती है, अगर हम साथ नहीं आए तो फ्रैंक हमें एक एक करके ऐसे ही मार देगा। एना वार्डन फ्रैंक के सामने फिर से मासूम होने का नाटक करने लगती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो पूरी तरह उसके काबू में है। वो फिर से अपना सेलो बजाना शुरू करती है, लेकिन इस बार वो सिर्फ संगीत नहीं बजा रही थी, बल्कि फ्रैंक की बर्बादी का जाल बुन रही थी। वो कोडी की मदद से फ्रैंक के ऑफिस में जासूसी करने लगती है। 60 मिनट के अंत तक एना के पास फ्रैंक के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हाथ लग जाते हैं जो उसे तबाह करने के लिए काफी थे। अब इंतजार था तो बस सही मौके का। कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। जेल में टैलेंट शो की रात आ गई है। बाहर से बड़े बड़े अधिकारी और जज इस शो को देखने आए हैं। वार्डन फ्रैंक बहुत खुश है क्योंकि उसे लगता है कि उसने एना को पूरी तरह पालतू बना लिया है और आज उसका संगीत सबको प्रभावित कर देगा। लेकिन उसे नहीं पता कि एना ने कोडी की मदद से फ्रैंक के ऑफिस में एक हिडन कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस सेट कर दी है। एना स्टेज पर आती है और अपना सेलो बजाना शुरू करती है। संगीत इतना दर्दनाक है कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन एना की नजरें सिर्फ फ्रैंक पर टिकी है। शो खत्म होने के बाद फ्रैंक नशे में धुत होकर एना को अपने ऑफिस बुलाता है। वो सोचता है कि उसने सब जीत लिया है। वो एना से कहता है, आज तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, अब मैं तुम्हारी रिहाई की सिफारिश करूंगा। लेकिन अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वो फिर से एना के साथ बदतमीजी करने लगता है। इस बार एना डरती नहीं, बल्कि वो जानबूझकर उसे उकसाती है ताकि वो अपने सारे जुर्म कबूल कर ले। फ्रैंक चिल्लाकर कहता है, इस जेल का कानून मैं हूं, मैंने ही जैन को मरवाया और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका एक एक शब्द रिकॉर्ड हो रहा है। अगले कुछ दिनों बाद एना की रिहाई की सुनवाई होती है। जज के सामने फ्रैंक एक शरीफ इंसान बनने का नाटक करता है और कहता है कि एना अभी बाहर जाने के लायक नहीं है। तभी एना खड़े होकर जज से कहती है, जज साहब, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बस ये वीडियो देखना चाहती हूँ। अचानक कोर्ट रूम की स्क्रीन पर वो वीडियो चलने लगता है जिसमें फ्रैंक की हैवानियत और जैन की मौत का सच कैद था। पूरी कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। वार्डन फ्रैंक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फ्रैंक भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे वहीं दबोच लेते हैं। जो वार्डन कल तक लड़कियों पर जुल्म करता था, आज उसे उन्हीं के सामने हथकड़ियां पहनाकर ले जाया जाता है। जेल के सारी लड़कियां और खासकर कोडी दूर से ये सब देखकर मुस्कुराती हैं। एना ने ना सिर्फ अपनी दोस्त जैन की मौत का बदला लिया, बल्कि उस पूरे भ्रष्ट सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका। अंत में कोर्ट एना को बाइज्जत बरी कर देती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एना जेल के उसी भारी लोहे के दरवाजे से बाहर निकल रही है। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं, बल्कि एक नई चमक है। बाहर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन एना बिना रुके आगे बढ़ जाती है क्योंकि वो जानती है कि अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वो अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उठाती है और एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा देती है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एना निक्स की रूह कंपा देने वाली कहानी। कैसे एक मासूम लड़की ने नर्क जैसी जेल में अपनी पहचान बचाई और उस हैवान वार्डन को धूल चटाई। आपको एना का ये बदला कैसा लगा? क्या वार्डन फ्रैंक के साथ जो हुआ वो सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी बेहतरीन मूवी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।